आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी और पल पल के चीफ एडिटर भी हैं। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो पत्रकारिता के बदलते परिवेश को लेकर है, और ये बातचीत शुरू होगी लगभग जब हरियाणा की स्थापना हुई थी या उससे भी 2 साल पहले की। भाटिया साहब, आपका क्योंकि बहुत लंबा इसमें एक्सपीरियंस रहा है, तो 66 से पहले के भी कुछ साथी जो आपसे भी सीनियर थे, उनके भी नाम भी आपको याद हैं शायद थोड़ा बहुत, तो आप उनके साथ काम भी करते रहे। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे एएन सपड़ा साहब और बी के दिवाकर सरीखे लोगों से शुरुआत करें और आगे हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा कभी जो है सिरसा में, जैसा कि मान साहब ने कहा और मान साहब आज पल पल के स्टूडियो में आए, तो ये मेरा स्वागत करेंगे, मैं इनका स्वागत करूंगा क्योंकि आज के एंकर जी गेस्ट एंकर मान साहब हैं। जी, आपका तो धन्यवाद। और उसके अतिरिक्त जो है हमारे दर्शकों का जो इसको देखेंगे उनको हम बड़ी दिलचस्प बात बताएंगे, खास तौर पे नई पीढ़ी जो इस समय 25 वर्ष की आयु में है, वो सोच नहीं सकते कि इस प्रकार की भी पत्रकारिता कभी होती थी। सिरसा में, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं सन पता, लेकिन 60 के आसपास, क्योंकि मेरे पास एक प्रति रमेश चंद्र शालिहास जी, हालांकि वो पत्रकार नहीं थे, वो एक शिक्षक थे, लेकिन वो हस्तलिखित कुछ समाचार जो थे एक किताब बनाते थे, एक बुक के रूप में, और उस समय जितनी लाइब्रेरी 2-3 होती थी उनमें वो रखी जाती थी। तो मैं उनको ये मानता हूँ कि वो भी एक पत्रकारिता का स्वरूप था। वो सिरसा की जो घटनाएं थी उसका उल्लेख करते थे, और वो वहाँ पे संग्रहित आज भी कुछ उनकी जो हस्तलिखित वो ऐसी जो प्रतियां हैं, एक की फोटो कापी मेरे पास भी आई है। जब पुरी साहब ने और मैंने सिरसा का इतिहास लिखा तो हमने रेफरेंस के नाते उसको हमने लिया, तब हमें जानकारी मिली। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि आपने और मैंने दोनों ने जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की है, और हमें बताया गया था कि पहले कभी तो पत्तों पर, वृक्षों के पत्तों पर भी संदेश लिख के उसे एक पत्र के रूप में भेजा जाता था, और ढोल नगाड़ों के रूप में भी संदेश दिए जाते थे। वो एक तरह की उस जमाने की खबरें थी जब प्रिंटिंग का कोई भी साधन नहीं था। तो उनका, शास्त्री जी का हस्तलिखित पत्र को वितरित करना अचंभे की बात नहीं, लेकिन उस समय की शायद ये एक मजबूरी रही होगी। बिल्कुल। उसके बाद अगर जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता कहें तो सबसे पुराने हैं एएन सपड़ा, जो क्योंकि सपड़ा एसोसिएट जो सदर विहार में है, वो उनके गिरीश जी जो आजकल हैं वो उनके पोते हैं, उनके वो दादाजी एएन सपड़ा, वो ट्रिब्यून के, मिलाप के, उर्दू अंग्रेजी हिंदी के वो अकेले ऐसे पत्रकार थे जो 60 के दशक में आ गए थे। ये आपने बात बड़ी खास बताई कि वो अकेले 3 भाषाओं पर पकड़ रखते थे, और आजकल तो देखिए बहुत एक लिमिटेड सा हो गया है कि ये इंग्लिश देखेंगे, ये हिंदी देखेंगे, और उर्दू और पंजाबी तो लुप्त होती जा रही है। तो ये भी बड़ी खास उनकी उपलब्धि रही। ईमान साहब, एक चीज और है, मैं आपको डब वाली, क्योंकि हमारा हिस्सा है, डब वाली में फतेह सिंह आजाद लगभग 70 के दशक वो आए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पंजाब केसरी के साथ अंग्रेजी ट्रिब्यून को भी डब वाली से खबरें देते। उस समय खबरें देने का साधन इतना सीमित होता था, कोई व्यक्ति अगर कोई समाचार किसी लेटर जो 5 पैसे का या 15 पैसे का जो होता था उस पे भी लिख के भेज देता था, और अखबार को अगर जरूरी होता था तो उसको वो छापते थे। तो फतेह सिंह आजाद जी, इंग्लिश ट्रिब्यून में उनकी खबरें छपती रही हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें होती थी। छपरा साहब के बाद सिरसा जिला में वो आए, और उसके बाद दिवाकर जी आए 77 में। इस बीच में कुछ लोग और आए, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। ये मेन स्ट्रीम मैं वो मानता हूँ जो राष्ट्रीय उस समय के क्षेत्रीय पत्र थे। इंग्लिश ट्रिब्यून, जो दी ट्रिब्यून का जो ग्रुप है, वो लाहौर से शुरू हुआ था आज से 130 साल पहले, और जब वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो उन्होंने हरियाणा में और पंजाब में अपने रिपोर्टर बनाए, तो उस समय एन सपड़ा उसके रिपोर्टर बने। तो ये तो हुआ दौर लगभग जब हरियाणा
स्टेट बनकर आई, उसके बाद तो समझो कि मैं समझता हूँ कि लगभग आपका दौर और आपसे नहीं, हमारे थोड़े सीनियर लोगों हमारे का। दौर के बीच में एक दौर आया हम्म, जब एक अखबार सिरसा वाणी निकला। सिरसा वाणी एक वैद्य शिव कुमार जी होते थे, उन्होंने निकाला, वो मंथली मैगजीन था। उसके बाद एक पंडित जी होते थे रोड़ी बाजार में, वो सिरसा संदेश अखबार निकालते थे, और सिरसा संदेश अखबार की प्रेस में एक कॉलम मैं लिखता था 79 के लगभग, और एक कॉलम इंद्र मोहन जी लिखते थे, लेकिन हम एक दूसरे को दोनों जानते नहीं थे। हम उनको दे आते थे, 15 दिन बाद अखबार वो छपता था, तो उसमें छपता था। और मजेदार बात और है, वो अखबार रिक्शा पे जब छपता था तो उसको रिक्शा पे अनाउंसमेंट करके वो समाचार पत्र बेचते थे, और लोग पैसे देके समाचार पत्र उनका खरीदते थे। शायद उसमें रेगुलरिटी में कुछ विलंब हो जाता होगा, इसी वजह से रिक्शा पे उसकी मुनादी भी नहीं, करानी वो पड़ती थी। और ऐसा है, जो 15 दिन का अखबार है उसके लिए एक सिस्टम तो स्पेशल आकर रखे जाए, हम्म, स्पेशल आकर इतने तो वो होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं था बिल्कुल। पॉसिबल नहीं। तो वो एक ये दौर था भी किसी प्रकार का। मैंने 1 नवंबर 1981 को सिरसा ट्रिब्यून नाम का अखबार निकाला, 6-7 साल तक निकाला। हालांकि उससे पहले मैं दी ट्रिब्यून ग्रुप के हिंदी से, दैनिक ट्रिब्यून से 79 से जुड़ गया था, लेकिन वो मेरा नाम मैंने भेजा हुआ था, वो नाम था, मैंने कुछ साल छापा उसको फोरनाइटली। तो हम भी कई बार उसको रिक्शा पे बेचते थे। दूसरा साधन ये होता था भी, क्योंकि टिकट लगती थी 2 पैसे की, आपको डाक का एक पत्र लेना होता था, और उसकी 2 पैसे की टिकट से जाता था, वो भी कई कई दिन बाद जाता था। तो सबसे आसान तरीका यही था, एक रिक्शा लिया और वो अखबार लोगों तक पहुंच गया, और खबर भी लोगों तक पहुंच गई। तो ये था उस समय के कुछ लोकल अखबार थे। उसके बाद लोकल अखबारों की दुनिया में गुलशन की दुनिया निकला, रामा टाइम निकला, एक जंग जारी वैद्य जी ने, वैद्य महावीर प्रसाद ने निकाला। उसके बाद बेबाक कलम निकाला, एक सिरसा तूफान प्यासा जी ने निकाला, और एक अपने छत्रपति जी ने अखबार निकाला। तो अखबार कुछ निकलते रहे, कुछ बंद होते रहे, लेकिन जो रेगुलर इस समय जो सबसे पुराने जो अखबार है वो रामा टाइम है। उसके बाद समर घोष है, पल पल है, जो निरंतर निकल रहे हैं, और भी बीच में विवेचक है, सिरसा संदेश है, सिरसा केसरी है, इस प्रकार कई अखबार हैं। लेकिन जो दौर मेन स्ट्रीम जो उस समय अखबार होते थे, 1980 में हम जब पत्रकार खबर होती थी कोई, तो हमारे पास जो विधायक होते थे सिरसा के, वो रिक्शा पे आते थे अपनी न्यूज लेके, उसके साइन करते थे और डाकघर में खुद जाते थे तार देने के। ये भी एक दौर था भी, वो खुद जाते और टूटी फूटी भाषा में तार जाती, कुछ उनके समझ आती, जितनी समझ आती 4 लाइन की खबर छपती, तो पूरे शहर में होता भी सिरसा की खबर छपती। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि वो ज़माना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बिल्कुल नहीं था, और फ़ोन भी ट्रंक कॉल वगैरह के ज़रिए कभी मिलते थे, कभी सुबह की बुकिंग कराई शाम को मिलती थी। और उस समय में अखबार ही थी, टेलीविज़न के नाम पे दूरदर्शन अवश्य था, लेकिन सिरसा में तो शायद उसकी ब्रॉडकास्ट पहुंच भी नहीं पाती थी। ऑल इंडिया रेडियो था, उसके भी शायद बीके दिवाकर रहे उन दिनों में, हाँ, तो वो बीके एक दिवाकर, बीके बुलेटिन दिवाकर भेजते थे तो। बीके दिवाकर जो हाँ, हैं वो उसके रहे, AIR के रहे, ट्रिब्यून के रहे, कुछ और अखबारों जी, के भी वो तो वो जुड़े कभी पंजाब कभार केसरी वो में। रेडियो में प्रसारित होती लेकिन होगी, लेकिन वो सुन मेन पाना मुश्किल था ऐसा क्योंकि। है, मेन दौर जो थोड़ा सा सही शुरू हुआ, हम्म, वो शुरू हुआ 90 के बाद। 90 के बीच का जो दौर था, 90 के बीच का ऐसा दौर था मान साहब, पहले अगर कोई समाचार होता था, कोई रैली होती थी, तो रैली वाला जो व्यक्ति होता था, जो नेता होता था, वो 3 कम से कम टैक्सी बुक करता था। एक जलंधर जाती थी कुछ अखबारों के लिए फोटो देके, एक चंडीगढ़ जाती थी, एक दिल्ली जाती थी। तो वो अगर किसी ने फोटो छपवानी होती थी, तो उसको एक व्यक्ति साथ भेजना पड़ता था। और जो समाचार पत्र भी आते थे वो वाया हिसार होके आते थे, 10-10, 11-11 बजे तक यहाँ समाचार पत्र आते थे। चंडीगढ़, जलंधर और दिल्ली से समाचार आते थे, और वो भी डाक एडिशन आते थे। मजेदार डाक एडिशन ये होता था, चंडीगढ़, दिल्ली, जलंधर में जो शाम को 5-6 बजे तक अखबार जो न्यूज ले लेते थी, वो न्यूज छप के ही आती थी, तो वो डाक एडिशन आता था। अब जो हमारे पास
आईपीएल मैच रात को 12 बजे खत्म होता है, तो चाहे पंजाब केसरी है, चाहे ट्रिब्यून है, चाहे जागरण है, उसमें खबर छपी होती है। अब इतना फास्ट जमाना है, हम व्हाट्सएप को और उन चीजों को तो भूल जाएं, लेकिन समाचार पत्र भी कोशिश करता है भी आधी रात तक की खबरें हम लेके, और सुबह 4 बजे अखबार पहुंच जाता है। जी, उन दिनों का संघर्ष मुझे इस तरह से याद है कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय गुरिंदर मान आपके साथ ही रहे हैं, बिल्कुल और उन दिनों में वो फोटो जर्नलिज्म करा करते थे। हालांकि फोटो को छपवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि फोटो छप करके डेवलप हो करके फिजिकली जाती थी अखबारों के पास, और कई बार खबर एक दिन पहले लगी है और फोटो तीसरे दिन लगती थी और नीचे उसके कैप्शन होता था। कई बार तो ऐसा ये होता था, उस मान साहब आपने जिक्र किया, फोटो जो लेके उसकी रील भेज दी जाती, जी क्योंकि वो अखबार वालों के पास डेवलपर अपना होता था, तो वही फोटो भी वही बनती थी छपने के लिए, और इतना टाइम नहीं होता था कि यहाँ से फोटो बना के, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए, जी नेगेटिव्स उसके चले जाते। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपने के लिए भी इतना टाइम नहीं होता था कि यहाँ से फोटो जाए। और दूसरा एक चीज और है, एसटीडी आई 84 में, जी जब एसटीडी आई तो टेलीफोन पे खबरें लिखने जाने लगी, लेकिन फोटो का फिर संघर्ष होता था। जी उसके बाद देखो क्या टाइम था, 94 में सिरसा के पत्रकार, उस समय बहुत पत्रकार आ गए थे, तो पत्रकारों ने जब केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी यहाँ से सांसद की मंत्री बनी, तो उनके सामने एक डिमांड रखी, एक फैक्स मशीन लगा दी जाए। जी और वो जहाँ पे अब झूठरा पंप है, यहाँ तारघर बना, यहाँ पे एक पत्रकारों के लिए प्रेस रूम बना और एक फैक्स की मशीन लगी। हम लोग 5-6 लोग जो वहाँ एक्टिव थे, संजय अरोड़ा, इंद्रमोहन शर्मा जी, वैद जी, मैं, तो हम 5-6 लोग वहाँ जाते। फिर तो वहाँ पे लड़ाई इस बात की होती, फैक्स मेरा पहले गई, क्योंकि फिर कनेक्टिविटी खत्म हो जाती। जी भाटिया साहब, आपने फैक्स की बात की, वो उस समय की बड़ी विशेष मशीन थी, FAX मतलब फैसिमाइल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वो भी आज लुप्त हो गई है कि नई जनरेशन को शायद अब फैक्स भी देखने को कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन उस समय वो एक ऐसी चीज थी जिसने पत्रकारिता में एक गति ला कर दी थी। लेकिन ये 94 के बाद जो सूचना क्रांति आई, 97 में पहला मॉडम, मॉडम मतलब कंप्यूटर से खबर का ट्रांसफर करना, वो पंजाब केसरी में संजय अरोड़ा जी ने लगाया। 99 में दैनिक जागरण का ऑफिस यहाँ सिरसा में बना, तो वो उन्होंने कंप्यूटर दिया। तो उस समय ये बड़ी बात थी कि हमारे मॉडम लगा हुआ है और वो इंटरनेट के माध्यम से खबरें और फोटो ट्रांसफर होने लगी। उस समय भी फोटो को स्कैन किया जाता था, एक स्कैनर होता था और वो उसके साथ भेजा जाता था। तो ये समय जो आया 97 के बाद क्रांति शुरू हुई। जी हाँ, लेकिन उसके बाद क्रांति ने इतनी गति पकड़ी है कि हम ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है लाइव भी जा रहा हो, और नहीं तो चंद मिनटों बाद ये सभी हमारे नहीं, दर्शकों तक पहुंच अब जाना है। हर व्यक्ति के बीच में मोबाइल का जो दौर आया, हम इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए, जो मोबाइल का दौर आया, मोबाइल में भी जब एंड्रॉइड फोन आया, उसके बाद की जो क्रांति है, अब तो जैसे जैसे कुछ ऐसे ऐप हैं, समाचार ऐप हैं, न्यूज प्रिंट के भी, मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में अनेक बार ऐसा देखते हैं, कोई अमेरिका में कोई घटना घट रही है, साथ के साथ टाइप हो रहा है और फोटो भी आ रही है। इसी प्रकार और भी हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, और भी कुछ हैं ऐप समाचार पत्रों की, जो साथ के साथ वो है अपनी खबरें डिजिटल अपलोड कर रहे हैं। जी हाँ, ये समय तब है जब इस कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज आया था और VSNL हुआ करता था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और सबसे पहले BSNL ने SMS न्यूज सेवा शुरू की थी, एंड्रॉयड फोन से भी पहले, कि आपको एक संदेश के रूप में बड़ी छोटी छोटी खबरें मिल जाती थी, जिस प्रकार आजकल ब्रेकिंग मिलती है। लेकिन एंड्रॉयड और जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन वाली हैं, उसके आने के बाद तो एक ऐसी क्रांति आ गई कि जिसकी भी जेब में आज फोन है वो खबर का एक प्रारूप कहीं ना कहीं भेज सकता है। उसके बाद आगे जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उसे लीड बना करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उस पर फुल फ्लेज्ड न्यूज बना नहीं, पाते अब हैं। लास्ट में एक नई चीज आ गई। अब तक तो था भी एंड्रॉइड फोन से आपने समाचार भी,
आपने समाचार भेज दिया और वो उसने अपनी ऐप पे लगा दिया, कोई आपको दिखाई देगा नहीं देगा, क्योंकि अब एआई के ज़माने में अगला डिज़ाइन करके खूब वो समाचार पत्र को डिज़ाइन करके वो अपनी फेसबुक पे डाल देगा, अपने इंटरनेट पे डाल देगा, तो वो दुनिया को दिखाई धक्के से, जैसे होता है जो आपके उसके सब्सक्राइबर हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो वो समाचार उसे तुरंत, मुझे पिछले कुछ सालों से, एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 4-5 साल से कोई वर्ल्ड में घटना घटी है तो उसके कुछ मिनटों, सेकंड तो नहीं कह सकता, 2-4-5 मिनटों के अंदर अंदर उसकी वीडियो मैं खुद नहीं जानता मेरे फोन पे कैसे आती है। आप मेरे से ज्यादा इंटरनेट को जानते हैं, कैसे आती है? जी भाटिया साहब, मैं तो ये उल्टा सम अप करना चाहता हूँ कि जिस तरह ये तीव्रता से इसकी जो ट्रांसमिशन हुई है, इस एडवांसमेंट में एक छोटी कमी भी आई है कि अगर आपको अच्छे से मालूम है कि पहले जो छपे हुए अखबार थे उन्हें कोर्ट में भी साक्ष्य के रूप में पेश होता था। अब इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि आपके पास ठीक है बहुत सारी खबरें आ गई, लेकिन उनके खिलाफ वाली खबरें भी आ जाती है और दर्शक के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है विश्वसनीयता से जानना कि कौन सी खबर सही है कौन सी नहीं। और उसमें एआई ने और भी इजाफा किया है, इस खतरे में बढ़ावा दिया है कि आप किसी की भी पिक्चर किसी भी पॉलिटिशियन के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ डाल सकते हैं और वो ऐसे प्रतीत होता है कि बिल्कुल ये तो हुआ ही होगा, और जबकि वो सत्य नहीं होता। तो ये बातें जो हैं मुझे लगता है ये भी एक पासिंग दौर है, कुछ समय के बाद ये सेटल अप हो जाएंगी। नहीं, उसका और ये मैं लास्ट में मैं एक किस्सा सुना के अपने दर्शकों को, और खासतौर पे जो अगर पत्रकार देखेंगे उनके, 2016 में ऐसा ही एक दौर आया। आजकल क्योंकि कुछ टीवी चैनल्स का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सबसे आगे रहने के चक्कर में एक खबर चला दी, एक न्यूज चला दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की न्यूज चैनल्स में, और उस न्यूज चैनल से हमने और हमारे साथ हरियाणा के 8 और न्यूज़पेपर ने और कुछ चैनल ने उसको चलाया, बाकायदा हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में केस हुआ। हमने वो 2 साल 3 साल हमारे साथ और भी बड़े अखबार वालों ने, जो बड़े अखबार वाले थे उन्होंने वो डेटें भुगती, और अंत में जो जज ने हमें डांट के सभी को ये छोड़ा कि आप इसको वेरीफाई करो, इस दौर में सबसे आगे पहुंचने के दौर में हमारी साइट को चेक करो। तो ये जो बात आपने, खतरा ये निश्चित रूप से खतरा है सबसे आगे पहुंचने का, एआई के दौर में और ज्यादा बड़ा है। लेकिन बिजली के अगर लाभ है तो वो करंट भी मारता है, तो इसके लाभ हैं, उसको सोच समझ के यूज करेंगे तो लाभ ही है। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि आजकल एक डिबेट पत्रकारों के बीच में चलती रहती है कि यूट्यूब खबरें हैं या नहीं, सोशल मीडिया खबरें हैं या नहीं, प्रिंट मीडिया ही सही है या टेलीविज़न सही है। मुझे लगता है ये बेमानी बातें हैं। असल में ये सब एक कैनवस है जिन पे आप खबरें प्रसारित कर रहे हैं। खबर वही सही है जो सटीक हो, मीडिया चाहे उसमें कुछ भी हो। कोई मीडिया चूक तो दूरदर्शन से भी हुई है, तो चूक तो प्राइवेट चैनल से भी हुई है, प्रिंट से भी होती है और सोशल मीडिया से तो होती ही है। लेकिन जो भी कार्य एक सटीक रूप से हो रहा है वही असली खबरें। सबसे बढ़िया यही है भी, फैक्ट चेक करें। आज की दुनिया बहुत तेज है, लेकिन किसी को इतना मतलब नहीं है भी आपने 1 मिनट में न्यूज दी या 4 मिनट में दी, लेकिन फैक्ट्स को चेक करके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन ये चर्चा मुझे लगता है आज अधूरी है, इसको हम किसी दिन और इसका फिर सेकंड करेंगे, पार्ट, कुछ चीजें और और इसमें करेंगे। ऐसी चीजें शायद आपके मेमोरी में रही होंगी जो दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो, करेंगे हम तो बात वो ये, अवश्य फिर हाँ बात। मान साहब ये भी बात करेंगे, पत्रकारों को जब जब कोई चीज भुगतनी पड़ती है तो उसमें कई बार पत्रकारों का भी दोष होता है, हम सारा दोष सामने वाले का नहीं कर सकता। हर चीज पे बात करेंगे, करते रहेंगे। आपने तकलीफ की, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत जी नमस्कार।